नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ व्याकरण के प्रश्नोत्तर लेंगे और कुछ शिक्षण विधियों के। तो देखिए, व्याकरण जो है अपने रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए व्याकरण और शिक्षण विधियों के करीबन 30 क्वेश्चन आने हैं और ये 30 क्वेश्चन अपन पढ़ते रहते हैं, परंतु उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सोल्व करेंगे तो आराम से अपन 25-26 तक सही कर देंगे। इतने 30 में से करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो विराम चिन्ह वाला जो बिंदु जोड़ा गया है व्याकरण में, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिटिकल है। दोनों ही शर्तें लागू होती हैं इसमें। अधिकांशतः आप ध्यान दीजिएगा, पुरानी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें किस चिन्ह के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो ये अल्प विराम है ना, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये एक तो बिंदु होता है, ये है, या फिर ये वाला है, या फिर ये वाला। ये तो है ही नहीं, इसका सभी को पता रहता है। ये भी नहीं है क्योंकि ये पूर्ण विराम है, ये फुल स्टॉप है, दोनों का मतलब एक ही है। अंग्रेजी में ये लगा देते हैं, हिंदी में खड़ी पाई लगा देते हैं। आगे बात समझ में। अब समस्या चलती है विद्यार्थी वर्ग के यहाँ पर कि अल्प विरामशाला ये कोमा होती है या ऊपर बिंदु लग जाता है, ये वाली होती है, समझ में नहीं आ रहा मामला। तो देखिए, अर्ध विराम होता है ना और एक होता है अल्प विराम। इन दोनों में मतलब सूक्ष्म भेद है, छोटा सा फर्क है। ये लगा दिया तो ये हो गया अल्प विराम, ऊपर बिंदी लगा दी तो ये हो गया अर्ध विराम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अल्प विराम और अर्ध विराम परीक्षा में ज़्यादा पूछे इसीलिए जाते हैं कि दोनों में कंफ्यूज होता है। तो ये अल्प विराम कहाँ पर लगता है, जैसे अनेक वस्तुओं के नाम लिखते हैं अपन, जैसे देखिएगा करेला, भिंडी, टमाटर, आलू, गोभी, इन सभी के बीच में जो अपन लगाते हैं ना कोमा हुआ, वो अल्प विराम होता है। व्यक्तियों के नाम लिखते हैं तो जैसे सुरेश, नरेश, महेश, दिनेश, तो भी बीच में अपन कोमा लगाते चलते हैं। जैसे कोई महात्मा ने उपदेश दिया कि महात्मा बुद्ध ने माया जगत से दुखी होकर के कहा कि तप प्रारंभ किया जाए, तो महात्मा बुद्ध ने, तो इससे पहले यहाँ पर ये लगेगा, महात्मा बुद्ध ने के बाद में अपन ये लगा देंगे, फिर आगे उनका कथन लिख देंगे। फिर ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, जैसे देखिए महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो महात्मा गांधी ने कहा यहाँ से हो गया। जैसे तारीख के साथ में महीना लगाते हैं, फिर साल लगाते हैं, तो लगता है कि 15 अगस्त, फिर अपन अल्प विराम लगाएंगे और सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से ये अल्प विराम लगता है। अब आई बात अर्धविराम की, तो अर्धविराम जो होता है ना, उसमें बिजली चमकी फिर वर्षा, फिर भी वर्षा नहीं हुई, बिजली चमकी फिर भी, तो उस पर यहाँ पर ये बिंदी लगेगी, ये होता है अर्धविराम, यानी थोड़ा सा रुकना। अर्धविराम में क्या होता है, एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश को जोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें विराम दिया जाता है। ठीक है, वहां पर ये लगता है। तो ये जो अल्प विराम है, इसके 8-10 नियम हैं, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अधिकांश परीक्षा में यही पूछा जाता है, कारण इसका यही रहता है क्योंकि इसके नियम बहुत से होते हैं। और अल्प विराम और अर्ध विराम के चिन्ह यूँ पूछता है कि विद्यार्थी के दिमाग में निकल जाता परीक्षा हॉल में। परीक्षा की दबाव के कारण उस समय अपन इतने दबाव में रहते हैं कि अल्प और अर्ध में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला सिर्फ कोमा लगती है अल्प होता है, ऊपर लगते ही अर्ध हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, जो व्याकरण में हर परीक्षा में हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है काल से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें अपन को पूछा है कि पूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है। पूर्ण भूतकाल का अपन को इसमें क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है। तो पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हुई थी। इसमें अपन को क्या बताना है, अपूर्ण भूतकाल। तो ध्यान रखिएगा, जो अपूर्ण भूतकाल है उसमें उसकी शर्त क्या होती है अपन को पता होना चाहिए। इसमें देखिए, अपूर्ण भूतकाल में ये होता है नियम है कि या था, आ था, ई थी, ए थे, ये जुड़ते हैं, तो वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इसमें अपूर्ण भूतकाल का क्या होगा कि बालक सो रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ते हैं। वो आ था, ई थी, वो पूर्ण भूतकाल में हैं। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, यानी बालक सो रहा था, राकेश विद्यालय जा रहा था,
बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। इस प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। और आ था, ई थी, ए थे, ये जुड़ेंगे, वहां पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे राकेश विद्यालय गया था, ये है ना, पत्थर मिल गया था, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का वाक्य है ना। तो इस प्रकार आप इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। काल जो होते हैं ना, काल, उनका एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। उसमें ये समस्या विद्यार्थी वर्ग के यहीं पर होती है कि क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, कहाँ पर आ था, ई थी, ए थे वगैरह आएंगे। तो इसका मैंने एक बहुत ही सरल भाषा में वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से एक बार काल का और वाच्य वगैरह का और पदबंध वगैरह की वीडियोज जरूर देख के जाएं, उनसे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक संधि विच्छेद का बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपन संधि स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग रटते रहते हैं, परंतु एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ लेता है कि घुड़दौड़, ये घुड़दौड़ शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताओ। ये तो अधिकांश विद्यार्थी तो ये कहते हैं ये हमें पढ़ाया ही नहीं, ये सिलेबस से बाहर है, इसको डिलीट होना चाहिए। जबकि ये हिंदी की संधि होती है, ध्यान रखना। अपन जो पढ़ रहे हैं ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, वो संस्कृत की संधियां हैं। घुड़ परस दौड़, घोड़ जोड़ दौड़, घोड़ा जोड़ दौड़, या फिर सभी। तो घुड़ दौड़ का संधि विच्छेद होता है घोड़ा जोड़े दौड़। क्या होता है, घोड़ा जोड़े दौड़ होता है। ये हिंदी की संधि है, ध्यान रखना। जैसे पनघट होता है, पानी जोड़ घाट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हिंदी की संधियां होती हैं। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नए तत्पुरुष का उदाहरण है। अब नए तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है, अनिष्ट, कुरंगनयन, मुखचंद्र, शीतोष्ण। तो नए का मतलब ही नकारात्मक अर्थ होता है, तो इन सभी में नकारात्मक अर्थ आपको जहां पर भी दिख रहा है, यानी अनजोड़ इष्ट नहीं है जिसका इष्ट, अनिष्ट हो गया ना। इसमें कुरंगनयन कोई मतलब नकारात्मक नहीं आ रहा है, मुखचंद्र में नहीं आ रहा है, शीतोष्ण में भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षाओं में अपने पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि नए तत्पुरुष किस प्रकार से होता है। तो नए तत्पुरुष में एक्चुअल में क्या होता है कि नकारात्मक अर्थ होता है। जैसे अनश्वर हो गया, अमर हो गया, न मरने वाला, अनासक्त हो गया, आसक्ति रहित हो गया, फिर उसी प्रकार से नालायक हो गया, नहीं है जो लायक, है ना। इस प्रकार से अनवर गया होगा किस काल से संबंधित है, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनवर गया होगा, तो इसमें देखिएगा संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत और सामान्य भूत। तो अनवर गया होगा, इसमें अपन को क्या पूछा है, भूतकाल का वाक्य पूछा है। तो इसमें संदिग्ध भूत है, अनवर गया होगा, कौन सा है, संदिग्ध भूत है। तो संदिग्ध भूत में होगा, ई होगी, ए होंगे, यानी आ होगा, ई होगी, ए होंगे। आ की जगह कई बार या भी आ जाता है। जैसे अनवर गया होगा, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, आशा ने कहानी सुनाई होगी। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो किस में माने जाएंगे, संदिग्ध भूतकाल में माने जाएंगे। देशांतर में कौन सा समास है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब देशांतर का समास विग्रह भी बाय द वे आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, या फिर इसमें यहाँ पर तो एक्चुअल में क्या है कि सीधा सीधा अपने को समास ही पूछ लिया है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अपने लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, अनक्रय, आक्रय, प्रक्रय। तो विक्रय हो गया ना, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। मानसिक शब्द बना हुआ है, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। तो मानसिक शब्द किससे बना है, मानस जोड़ इक, अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर चित्त मारते हैं। मानस जोड़ इक अधिकांश ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। फिर मानस जोड़ इक, जबकि सही इसका है मानसिक का मनस जोड़ इक, ठीक है ना, मनस जोड़ इक। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय है, तो इसमें यहाँ पर अपन को भाववाचक प्रत्यय पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्यय होते हैं ना, उनमें
भाववाचक जो प्रत्यय है वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार का भाववाचक। तो इसमें टोपी वाला जो शब्द है ना, ये भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर देते हैं, यानी भाववाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे पंडित का पंडिताई, ठाकुर का ठाकुराई, बुरा का बुराई, भला का भलाई, इस प्रकार के शब्द होते हैं। नहीं सॉरी, ये टोपी वाला नहीं, बपोती, ओती प्रत्यय आएगा, ये टोपी वाला इसमें नहीं होगा, बपोती होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बपोती। इसी प्रकार से एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो भूत का भौतिक हो जाएगा, यंत्र का यांत्रिक, यानी वो क्या कर देंगे, भाववाचक संज्ञा में उसको बदल देंगे, इसलिए इसे भाववाचक प्रत्यय बोलते हैं। अंत का अंतिम हो जाएगा, पश्चिम का पश्चिम हो जाएगा, अग्र का अग्रिम हो जाएगा, इस प्रकार के शब्द होते हैं। इमा, लालिमा, लगिमा, पूर्णिमा, गरिमा, ऐसे शब्द बनते हैं इससे। तो ये 5-7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं व्याकरण के, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर। अब देखिएगा, अपन लोग चर्चा करते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। भाषा संसर्ग विधि का भारत में प्रयोग कब किया गया था, 1987 में, 82 में, 97 में या 92 में। तो भाषा संसर्ग विधि है, उसका प्रयोग 1992 में किया गया था। ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन है, ध्वन्यात्मक विधि के जनक है माइकल शेमर, जॉन लॉक, विलियम जेम्स, जेम्स सली। तो ध्वन्यात्मक विधि है ना, जो ध्वनि साम्य विधि, धर्म शर्म कर्म, ये अपन ने पढ़ी थी, वो माइकल शेमर है। आप लोग ये विस्तार से पढ़ने के लिए वीडियो दिया गया है, वो आप देखोगे तो ये वाले प्रश्न आपको यूं ही आ जाएंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ये ध्यान भी रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आगमन विधि के बारे में सही नहीं है। अब अपन को पूछा है आगमन विधि के, तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों एवं उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी है, समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम जो है समय पर पूरा भी नहीं होता है, अनुभवी और योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है नहीं, बल्कि नहीं है ये उपयोगी, ठीक है। और प्रतिभाशाली बालकों की भी ये काम की नहीं है, ये उच्च कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है आगमन विधि। द्विभाषी पद्धति जो है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, सम्मेलन और विचार गोष्ठी होती हैं द्विभाषी में, अनुवाद भी किया जाता है, प्राथमिक कक्षाएं या विदेशी भाषा का शिक्षण भी इसमें होता है। तो इसमें प्राथमिक कक्षाएं के लिए आवश्यक नहीं होती है, ये इसका क्षेत्र नहीं है। जबकि द्विभाषी पद्धति होती है, उसमें विचार गोष्ठियाँ भी होती हैं, अनुवाद भी करवाया जाता है दूसरी भाषा उसका, और विदेशी भाषा सीखने में भी सहयोगी होती है। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है, किसको दिया जाता है, मतलब भाषा संसर्ग जो विधि है उसमें विशेष महत्व है, वो किस चीज को दिया जाता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान का, व्यवहारिक ज्ञान का, कवियों की जीवनियों पर, या फिर नियमों पर। तो ये जो भाषा संसर्ग विधि होती है उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी भाषा का जो ज्ञान होता है ना, केवल उस भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है स्पेशली, और व्यवहारिक जो होता है उसको अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, तो आई थिंक ये लोग आप लोग आराम से करने लोगे कि किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचन का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, शब्दार्थ विधि, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, या फिर समीक्षा। तो ये तो आप आराम से कर लोगे कि कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है, तो व्याख्या वो करता है ना, तो कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है वो। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है, तो खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो आप आराम से कर दोगे, हेनरी कोलवेट कुक को जाता है, सही है ना। श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है, श्रुति लेखन का मतलब होता है सुन करके लिखना, तो लेखन गति का भी विकास होता है इसमें, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्ता का विकास, शुद्ध स्पष्ट लेखन का विकास। तो इसमें लिखेंगे तो वाचन का कोई औचित्य नहीं होता है यहाँ पर, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वाचन गति का इसमें विकास नहीं होता है। लेखन का विकास होता है क्योंकि अपन सुन करके लिखते हैं जल्दी जल्दी। एकाग्रचित्ता इसलिए रहती है कि शिक्षक पता नहीं क्या बोल जाए, कब बोल जाए, ऐसे सब जुड़े, एकाग्रचित्ता भी बनती है। शुद्ध और स्पष्ट लिखने का तो मुख्य उद्देश्य ही है इसका। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया, मौखिक अभिव्यक्ति
के लिए प्रेरित किया जाता है? तो देखिए, प्रश्नोत्तरों के द्वारा, वाक्य रचना के द्वारा, कहानी लेखन के द्वारा, चित्र निर्माण के द्वारा। तो इसमें पूछा क्या है, प्रश्न को समझिए आप लोग, लैंग्वेज देखो इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, वाक्य लिखेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही नहीं अपन को, तो शिक्षक बोलेगा। कहानी लिखेंगे तो भी अपन को बोलना नहीं पड़ेगा लेखन का। चित्र निर्माण करेंगे तो भी नहीं। अब प्रश्नोत्तर विधि है, तब अपन बोलेंगे टीचर से कि सर ये बताओ ये बताओ। तो ये प्रश्नोत्तर विधि सही है। इसमें प्रश्नोत्तर के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। खंडान्वयन प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण होता है। खंडान्वयन प्रणाली होती है, खंडान्वयन और दंडान्वयन। तो ये प्रश्नोत्तर के द्वारा ही खंडान्वयन जो विधि होती है उसमें भावों का स्पष्टीकरण होता है। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित मानी जाती है? यानी व्याकरण शिक्षण की इसको अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, भाषा संसर्ग, तो ये सारी तो मनोवैज्ञानिक है, परंतु पाठ्य पुस्तक प्रणाली है ना, ये अमनोवैज्ञानिक है। इसमें विद्यार्थी होता है वो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही सीखता है, उसको शिक्षक है वो कुछ नहीं सिखाता है। हर्बर्ट विधि का दोष नहीं है। अब हर्बर्ट विधि का दोष, ये शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता देती है, रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, ये शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें दोष नहीं पूछा है, तो ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये बात इसमें सही है। और बाकी ये सारे इसके दोष हैं। ये शिक्षक को स्वतंत्रता देती है? बिल्कुल नहीं देती है, क्योंकि हर्बर्ट की पंचपदी के माध्यम से तो पढ़ाया जाता है। फिर रसानुभूति वाले पाठों में शिक्षक शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त है। ये तो कविता पढ़ाते हैं तो रसानुभूति तो होती है। और इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, अधिगम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हर्बर्ट की पंचपदी में। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसमें रचना शिक्षण की अपन को विधि नहीं पूछी है। तो देखिए, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो ये जो विधि है, ये जो प्रश्न है, इसमें रचना शिक्षण पर स्पेशली गौर फरमाया गया है शिक्षक के द्वारा कि निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो ये भाषा संसर्ग विधि है ना, ये रचना शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि जो होती है वो ध्यान दीजिएगा क्या होती है। भाषा संसर्ग विधि में एक्चुअल में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो उत्तम लेखकों की जो रचनाएं होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, अथवा उसके सहायक संदर्भों के रूप में छात्र को पढ़ने के लिए शिक्षक बोल देता है कि ये लेखक अच्छे अच्छे हैं, उनकी आप पुस्तकें पढ़ो। तो बच्चा होता है वो उन पुस्तकों को पढ़ के स्वयं ही ज्ञान अर्जन करता है। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है कि इस विधि में विद्यार्थी को ना तो तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कोई कठिन शब्द आ जाता है, ना तो उसके अर्थ समझ में आता है, ना ही विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो पाता है। समय भी अधिक इसमें व्यय होता है, क्योंकि विद्यार्थी एक ही चैप्टर को लेकर के बैठ जाए और घंटों तक उसी में उलझा रहता है। तो इस प्रकार से भाषा संसर्ग जो विधि होती है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है, जबकि वो अधिगम शिक्षण की विधि के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ व्याकरण के और कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न उत्तर सोल्व किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको हर एक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीड तक अपन इस प्रकार से शिक्षण विधियों और व्याकरण के प्रश्नोत्तर हैं वो सोल्व करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।